बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जन्नत के पत्ते की 7th एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो देखिए बगैर शुरू करते हैं। मरमरा समंदर नमकीन पानी। आयशा ने मुस्कुराकर इनको देखते हुए छुरा अपने सीप के एक तरफ रखा। हाँ तो बहारे, वो क्या चीज है जो पानी के अंदर एक संदूक में रेत के जरिए से बनती है? हया हया वो मिट्टी के जर्रे से बनता है और इसका संदूक जब कत्ल किया जाता है तो छुरा घूम के कत्ल। वो जोश से बेरब जुमले बोलती आयशा के हाथों को देख रही थी जो एक चांदी से चमकते सीप में छुरा चला रही थी। सीप का खोल चटका आयशा ने किताब की तरह इसे खोला। अंदर दम तोड़ते जानवर पे एक सफेद मोती जगमगा रहा था। मोती, पर्ल, पूरे 5 हरूफ। बहारे खुशी से चिल्लाई और फिर जल्दी जल्दी डब्बे के कोड बार की स्लाइड्स ऊपर नीचे करने लगी और अब इस पे पर्ल लिख रही थी। हया और आयशा बेख्तियार अपना काम छोड़कर आगे होकर इसे देखने लगी। जैसे ही बहारे आखिरी हुर्फ एल सामने लाई, क्लिक की आवाज के साथ बॉक्स के साइड से दरवाजा बाहर को खुला। हया की तवक्को के बरक्स वो बॉक्स ऊपर ढक्कन के बजाय साइड के दराज से खुलता था। दराज में स्याह मखमली कपड़ा बिछा था और इसमें एक नाजुक सा नेकलेस रखा था। नेकलेस दरअसल प्लेटिनियम की जंजीर थी जिस पर हर 2 कड़ियां छोड़कर नन्हे नन्हे हीरे लटक रहे थे। जंजीर के बिल्कुल वस में हीरे के बजाय 3 कड़ियां लटकती थीं जिनके आखिरी सिरे पे एक सफेद मोती पिरोया हुआ था। वो तीनों मबहूत सी इस बेश कीमत जगमगाते हुए नेकलेस को देख रही थी। बहारे, ये तो वही मोती है जो तुम्हारी सीप से निकला था, जो तुमने अब्दुर्रहमान को दे दिया था। आयशा शर्जर से इस मोती को देखते हुए बोली। हाँ, ये तो वही है। अब्दुर्रहमान ने वो मुझे गिफ्ट कर दिया, और वो भी इतने खूबसूरत अंदाज में। हया बस इतना ही कह सकी। इसे इस तोहफे और इस तोहफे को देने के अंदाज ने बहुत मुतासिर किया था। बहारे ने अपनी नन्ही उंगलियों से नेकलेस उठाया और गर्दन से लगाया, फिर चेहरा उठाकर इन दोनों को देखा। ये कैसा लग रहा है? इसका चेहरा खुशी से दमक रहा था। बहुत प्यारा। अब्दुर्रहमान ने मुझे कितना प्यारा गिफ्ट दिया है। अल्लाह अल्लाह, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। वो अपने पर्स से आईना निकालकर अब हर जाविये से इसको अपनी गर्दन से लगा लगा कर देख रही थी। तो अब्दुर्रहमान को जरूर थैंक यू करना। अल्लाह अल्लाह, बहारे की खुशी बयान से बाहर थी। हया, मैं तुमसे भी खूबसूरत लग रही हूँ, है ना? हाँ, तुम मुझसे भी खूबसूरत लग रही हो। वो मुस्कुराकर इसे तसल्ली देती सीप के खौल उठाने लगी। अभी इसे पूरी माला बनानी थी। हया, तुम मेरी तस्वीर खींचो, मैं इसे सर पर क्राउन की तरह पहनती हूँ क्योंकि मैं प्रिंस हूँ। वो नेकलेस अपने सर पर ताज की तरह पहने उठकर साहिल पर जाकर खड़ी हुई। इसने वो तोहफा 2-2.5 माह बाद खोला था, सो आज इसका दिन था। ध्यान से बहारे, हवा तेज है। समंदर की तरफ पुष्ट किए खड़ी बहारे ने आयशा की बात नहीं सुनी। हया ने मोबाइल निकालकर कैमरा ऑन किया, फिर मोबाइल चेहरे के सामने लाकर बहारे को फोकस किया। प्रिंसेस, अब तुम जरा मुस्कुराओ। बहारे बड़े मासूमाना अंदाज में मुस्कुराई। से बेख्तियार बेओकदा के बाजार में सड़क के वस्त में खड़ी बहारे याद आ गई, जिसके गिर सयाहों का झमघटा था। रेड कार्पेट शो फिर से शुरू हो गया था। उसी लम्हे हवा का एक तेज झोंका आया और साथ पानी भी। इससे पहले कि इनमें से किसी की कुछ भी समझ में आता, बहारे के सर से नेकलेस उतरता हुआ पानी में जा गिरा। वो बौखलाकर पलटी और फिर इसकी चीखें हरसू बुलंद हुई। हया तेजी से उठी, गोद में रखी लड़ी गिर गई। सीपियों के खोल बिखर गए। वो भागकर पानी में आई। बहारे चीखती हुई पानी में हाथ मारती अपना नेकलेस तलाश कर रही थी। जो लहर इसका नेकलेस छीन कर ले गई थी वो वापस जा रही थी। हया नंगे पैर भागती हुई लहर के पीछे भागी, मगर पानी जीत गया। लहर पलट गई, हार पानी में गुम हो गया। बहारे जोर जोर से रोते हुए चीख रही थी, मेरा नेकलेस, मेरा नेकलेस। हया, मेरा नेकलेस। आयशा पीछे से इसे बाजुओं में लिए पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर वो किसी बेआब मछली की तरह तड़पते हुए खुद को छुड़ा रही थी। हया, आगे मत जाओ, पानी गहरा है, वो गुम जाएगा। आयशा से आवाज दे रही थी, मगर वो सब कुछ भुलाए बेओकदा की शहजादी के ताज ढूंढ रही थी। साहिल की गीली रेत, पानी, समंदर। वो पानी में हाथ मारती पूरी तरह भीग चुकी थी, मगर नेकलेस कहीं नहीं था। इसने थक कर अपने अकब में देखा।
जहां आयशा बमुश्किल आंसू रोक के तड़पती बिलकती बहारे को पकड़े रखी थी। आयशा मेरा नेकलेस, आयशा मुझे नेकलेस वापस ला के दो। वो फूट फूट कर रोती आयशा के बाल को खुद से हटाने की सही कर रही थी। नेकलेस वहां कहीं भी नहीं था। इसे नमकीन गहराई वापस अपने अंदर ले गई थी। बहारे की जिंदगी का पहला और वाहिद मोती इससे खो गया था। बहारे, मैंने बहुत ढूंढा मगर देखो जो अल्लाह की मर्जी। वो वापस आई और अपने गीले हाथों में बहारे के हाथ थाम कर कहा। बहारे कुछ नहीं सुन रही थी। वो गर्दन इधर उधर मारती चली जा रही थी। मुझे नेकलेस वापस ला दो, मुझे नेकलेस वापस ला दो। वो अंग्रेजी और फिर तुर्क में एक ही बात दोहराती बिलक बिलक कर रो रही थी। हया के गले में आंसू का फंदा पड़ गया। इसे लगा वो खुद भी अभी रो देगी। वह मुश्किल लब भींच कर जब्त किए हुए थी। पाकर खो देने का दुख वो पहचानती थी। जब इसका जिंजर ब्रेड हाउस उड़ा था, जब इस्तकलाल स्ट्रीट की इस शॉप पर डीजे सर पकड़कर गिर गई थी। पाकर खो देने से बड़ा कर्ब कोई नहीं होता। उस शाम वो दोनों बामुश्किल बहारे को संभालती घर वापस लाई थी और अब लॉन्ग रूम में बड़े सोफे पर बैठी थी। यूं कि बहारे दरमियान में थी और इसे हया ने अपने साथ गले लगाया हुआ था। शाम ढल चुकी थी और खिड़कियों के पार अंधेरा उतर आया था। आतिशदान में मसनूई लकड़ियां भड़क रही थी। बहारे उसी तरह रोए जा रही थी। इसके पास आंसुओं का मरमरा था जो खत्म नहीं हो सकता था। बहारे, मैं तुम्हें और नेकलेस ला दूंगी। वो इसे अपने साथ गले लगाए बहलाने की कोशिश कर रही थी मगर वो ऐसा नहीं होगा। वो नफी में सर हिलाती रोई जा रही थी। बिल्कुल उस जैसा ला दूंगी, प्रॉमिस। मगर वो अब्दुर्रहमान का गिफ्ट नहीं होगा। अब्दुर्रहमान तुम्हें खुद वैसा ही नेकलेस गिफ्ट करेगा, मैं उसे कहूंगी। मगर इसमें मेरा मोती नहीं होगा आयशे। वो रोते रोते अपनी माँ को याद करती तो कभी आयशे को पुकारती। आयशा सर घुटनों में रखे मगमूम सी बैठी थी। तुम्हारा जब दोबारा मोती निकलेगा तो मैं इसे नेकलेस में परो दूंगी। मगर बहारे इसकी कोई बात नहीं मान रही थी। इसके लिए इस नेकलेस का मुतबादिल कुछ भी नहीं हो सकता था। हर शय का मुतबादिल नहीं हुआ करता। बहारे बस करो अब। जब वो सर पटक पटक कर मजीद बुलंद आवाज में रोने लगी तो आयशा ने बरहमी से डांटा। वो कब से तुम्हें मना रही है और तुम हो के बदतमीजी किए जा रही हो। जवाबन बहारे ने गुस्से और पानी से भरी आंखों से आयशा को देखा। तुम मीन हो आयशा, तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि अब्दुर्रहमान मुझे गिफ्ट दे। हाँ, आयशा हक्का बक्का रह गई। मैं ऐसी हूँ, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो। हाँ तुम मीन हो। वो आगे बढ़कर अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से आयशा के घुटने पे मुक्के मारने लगी। हया ने पीछे से इसे बाजुओं में लेते हुए हटाया। मैंने क्या किया है? आयशा रूहानसी हो गई। तुम लड़ रही थी अब्दुर्रहमान से। वो इसीलिए इंडिया चला गया है क्योंकि तुम इससे लड़ रही थी। तुमने इसे थप्पड़ भी मारा था और तुमने इससे कहा था कि वो बहारे गुल से बेतकल्लुफ ना हुआ करे। वो तुम्हारी वजह से यहाँ से गया है। मैंने खुद देखा था सुराग से। आयशा का चेहरा एकदम सुर्ख पड़ गया। इसकी आंखों में जैसे बहुत से जख्म हो गए। सुनो बहारे। वो आगे बढ़ी और एकदम बेहद जारहाना अंदाज से बहारे के कंधे दबोचकर इसका चेहरा सामने किया। अब्दुर्रहमान हमारा नहीं है और वह जल्द या बदेर हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। तुम गंदी हो, तुम झूठ बोल रही हो। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अब मेरी बात गौर से सुनो। इसने गुस्से से बहारे को झटका दिया। अब्दुर्रहमान मर गया है हमारे लिए। एक झटके से इसने बहारे के कंधे छोड़े और तेजी से सीढ़ियां फलांगती ऊपर चली गई। बहारे के आंसू एकदम से रुक गए। वो बिल्कुल साकित और जामिद हो चुकी थी। लब आपस में पेवस किए वो गोया सांस रोके बैठी थी। बहारे, इसने तासुब से इसे पुकारा। वो एकदम उठी और भागती हुई कमरे में चली गई। हया ने गर्दन मोड़कर देखा। इसके मुश्तरका बेडरूम का दरवाजा खुला था और बहारे बेड पर चित लेटी नजर आ रही थी। अभी इसे छेड़ना मुनासिब नहीं था, सो वो आयशा की तलाश में सीढ़ियां चढ़ने लगी। आयशा छत पे थी। वो टेरेस की रेलिंग से टेक लगाए बैठी थी। इसके पीछे खुला से आसमान था और नीचे जदेसी के ऊंचे पोल्स की मध्यम बत्तियां। अंधेरे में भी वो इसके सियाह स्कार्फ में दमकते चेहरे पर लड़कते आंसू देख सकती थी। इसे बेख्तियार डीजे याद आई जब वो इनसे नाराज होकर स्टडी में चली गई थी। आयशा, वो दुखी दिल के साथ कहती इसके साथ आ बैठी और हौले से इसका हाथ थामा। आयशा ने हाथ नहीं छुड़ाया। वो बस अपने घुटनों को देखती बे आवाज रोए गई।
आयशा यूं मत रो, वो बच्ची है, इसने यूं ही कह दी वो बात। मुझे पता है तुम किसी से नहीं लड़ सकती। बहारें ठीक कह रही थी। मैं वाकई अब्दुर्रहमान से लड़ी थी, मगर सिर्फ इस वक्त जब मैं बहुत परेशान थी, लेकिन वो मेरी वजह से वापस नहीं गया। वो हमारी वजह से कुछ नहीं करता, वो सब कुछ अपनी मर्जी से करता है, लेकिन मैं क्या करती? मुझसे आने की तकलीफ नहीं देखी जाती। क्या हुआ आने को? आयशा ने भीगी निगाहें उठाकर इसे देखा। क्या तुम्हें अब्दुर्रहमान ने बताया है कि इसका एक भाई भी है? नहीं, वो बुरी तरह चौंकी। मैं और बहारे अपने वालिदैन के साथ अनातोलिया के एक गांव में रहते थे। 1 साल पहले हमारे वालिदैन का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, तो हमारी सबसे करीबी अजीजा यानी हमारी दादी आने हमें इधर ले आई। ये घर आने का अपना नहीं था, ये घर आने के वालिद की मलकियत था। बाद में ये नस्ल दर नस्ल चलता मेरे बाप और फिर मुझ तक आया। आने के दोनों बेटों ने इससे अपना हिस्सा नहीं लिया, सो आने ने कानूनी कार्रवाई के बाद इसे मेरे नाम कर दिया। जब हम यहाँ आए थे तब यहाँ सिर्फ आने और अब्दुर्रहमान रहते थे, मगर मुझे याद था कि आने का एक और बेटा भी था। तब आने ने बहुत दुख से बताया कि इनका दूसरा बेटा हमारे आने से चंद माह कबल घर छोड़कर चला गया था। क्यों, कैसे? अब्दुर्रहमान लाइम था। मगर आज से 3 माह कबल मुझे किसी ने बताया कि वो अब्दुर्रहमान के ऑफिस में जाते देखा गया है, और ये कि वहां से किसी झगड़े की आवाज आ रही थी। तब मैं अब्दुर्रहमान से बहुत लड़ी। वो जानता था कि इसका भाई किधर है, मगर इसने हम सबसे झूठ बोला। आने को तो अभी तक मालूम नहीं कि अब्दुर्रहमान इसके बारे में जानता है, मगर इसका भाई कहाँ गया? यही तो मैंने अब्दुर्रहमान से पूछा था, मगर वो किसी बात का ठीक जवाब दे दे तब ना। वो कहता है इसने अपने भाई को नहीं निकाला, वो खुद सबको छोड़कर गया है। पहले तो इन दोनों की बहुत दोस्ती थी। अब्दुर्रहमान पानी की तरह इस पे पैसा बहाया करता था, फिर एकदम से वो क्यों सब कुछ छोड़कर चला गया, ये मेरी समझ से बाहर है। आने उसको बहुत याद करती है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे इसके लिए कुछ करूं। तुमने देखा है इनके दूसरे बेटे को? जब मैं 11 साल की थी तब आखिरी बार इसे अपने सामने देखा था। पता नहीं वो अब कहाँ होगा। बाज लोग कहते हैं कि वो इस्तांबुल में ही है, मगर होटल ग्रैंड में अमूमी तासुर यही है कि वो यूनान चला गया है। ये होटल ग्रैंड की चेन में काम कर रहा है, मगर यकीन मानो यूनान में हमारे होटल की कोई शाख नहीं है। वो अब रो नहीं रही थी, मगर इसकी आवाज आंसुओं से बोझल थी। आयशे, तुम और बहारे अब्दुर्रहमान की इतनी तारीफ करते हो, मैंने तुमसे कभी ये नहीं कहा, मगर आज मुझे ये कहने दो कि इस्तांबुल में खासा बदनाम है। लोग इसे अच्छा आदमी नहीं समझते। मेरा दिल इन बातों को नहीं मानता। लोग मुझे भी आकर ये बातें कह देते हैं, मगर मैं जानती हूँ कि वो बहुत अच्छा है। मैं सच कह रही हूँ, वो वाकई बहुत अच्छा है। बस इसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, इसने हमारे साथ बहुत गलत किया। वो आयशा की बात सुन रही थी। इसका दिमाग उसी एक नुक्ते पे मरकूज था। अब्दुर्रहमान पाशा का एक गुमशुदा भाई। कोई भी शख्स यूं ही इतना बड़ा बिजनेस छोड़कर नहीं जाता। कोई तो बात थी। बिलाखिर इसे अब्दुर्रहमान की एक कमजोरी मिल गई थी। अब आएगा उन पहाड़ के नीचे। नेक्स्ट पार्ट। हया सुबह वो आयशा के जोर जोर से चिल्लाने पर हड़बड़ा कर उठी थी। क्या हुआ? इसने परेशानी की गलती है। मैंने कल इसे डांटा था। आयशा बस रो देने को थी। वो एक झटके से बिस्तर से निकली थी। बाहर खड़े गार्ड ने बताया कि इसने बहारे को बाहर जाते नहीं देखा। वो पिछले दरवाजे से निकली होगी। इस घर में एक पिछला दरवाजा भी है। अब्दुर्रहमान की इनायत। वो हर शय में बैक डोर रखता है। आयशा तलखी से बड़बड़ाती इसके साथ बाहर निकली। आयशा, मुझे पता है वो किधर होगी। इसे यकीन था कि वो समंदर पे गई होगी। जब वो इस वीरान साहिल पे पहुंची तो वो इन्हें दूर से ही नजर आ गई। वो वहीं इस पत्थर पे बैठी थी जहां वो तीनों कल चटाई डाले बैठी थी। इसके घुंघरियाले बाल हवा से उड़ रहे थे और वो खाली खाली निगाहों से समंदर को देख रही थी। इसके एक हाथ में सीप और दूसरे में छुरा था। बहारे। आयशा पर मुश्किल आंसू रोकती भागती बहारे के गले लग गई। तुम ऐसे क्यों आ गई? मैं इतनी परेशान हो गई थी। बहारे ने वीरान सी निगाहें उठाकर इसे देखा, फिर हाथ में पकड़ी सीप आयशा के सामने की। आयशा, मेरा सीप फिर खाली निकला। इसने बहुत दुख से सीप खोल कर दिखाई।
तुम मेरे सारे मोती ले लेना, मैं इन्हें अब बाजार में नहीं बेचूंगी। तुम हया के तीनों मोती भी ले लेना, मैं इसके कजन जो इसने कजन ने इसको दिए थे, मगर अब तुम लोगी नहीं। नहीं आयशे, बहारे ने नफी में सर हिलाया, मेरा मोती खो गया है, वो अब कभी वापस नहीं आएगा। हया बहारे के सामने दो जानों होकर बैठी और इसके गीले हाथ थामकर इसकी आंखों में देखकर कहने लगी, चीजें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज हरा नहीं सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान ले, और आज तुमने एक खोए हुए मोती से हार मान ली है। बहारे ने धीरे से नफी में सर हिला दिया, वो जैसे कुछ नहीं समझ पाई। अपने दुख में दूसरे का दिल नहीं दुखाते बहारे, मैं तुम्हें बिल्कुल वैसा ही नेकलेस ला दूंगी, प्रॉमिस। और फिर शाम में इस वादे को पूरा करने के लिए इसने आयशे से कहा कि जब अब्दुर्रहमान का फोन आए तो वो इससे बताए। सो जब इसका फोन आया तो आयशा ने कार्डलेस से इसे थमाया और खुद दूसरे कमरे में चली गई। अस्सलाम वालेकुम, वो बहुत धीमी आवाज में बोली। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत? वो जैसे बहुत हैरान हुआ था। जी, वो मुझे काम था आपसे। इसे याद था कि आखिरी दफा इसने जब अब्दुर्रहमान को काम कहा था तो इसका नतीजा बहुत भयानक निकला था, मगर अब वो इसे एक और मौका दे रही थी। कहिए, आपको हमसे बात करने का ख्याल सिर्फ काम के वक्त ही आता है, मगर कहिए। दिल तो इसका चाहा कि फोन दीवार पे दे मारे, मगर बर्दाश्त कर गई और सारी बात कह सुनाई। आखिर में बोली, आप मुझे इस शॉप का नाम बता सकते हैं जहां से आपने वो नेकलेस लिया था? वो मेरा गिफ्ट था, सो मुझे ही दोबारा लेना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं अभी मुल्क से बाहर हूँ तो मेरा बंदा इस शॉप के वाउचर्स आपको दे जाएगा। आप जवाहर की इस शॉप से वो नेकलेस खरीद कर बहारे को दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। बेलचक और खुशकंदाज में कहकर इसने फोन रख दिया। हया ने एक मुतनफ्फर निगाह कार्डलेस पर डाली और तहैया किया कि आइंदा वो कभी इस शख्स से दोबारा बात करने की जहमत नहीं करेगी। इसका ख्याल बहुत जल्द गलत साबित होने वाला था। नेक्स्ट पार्ट। होटल ग्रैंड का मुलाजिम अगली सुबह वाउचर ले आया था, मगर तब जब वो तीनों इस्तांबुल जाने की तैयारी कर रही थी। आयशा को बैंक में कोई काम था, सो वो और बहारे इसके हमरा चल रही थी। हया ने वाउचर्स लेकर कमरे में रखे, मगर फेरी के लिए रवाना होते वक्त वो इन्हें उठाना भूल गई। सो इस्तांबुल आकर वो जवाहर नहीं गई। नेकलेस फिर कभी खरीद लेगी, लेकिन क्योंकि इसमें पुरोना तो बहारे का मोती ही था जो जाने कब निकलेगा, मगर समान जी के ड्रॉम में जाकर वो अपना पजल बॉक्स जरूर उठा लाई थी। वो सुबह की क्लासेस का टाइम था और ड्रॉम खाली पड़ा, तो सुना वो किसी से खुद मिली और ना ही किसी से सामना हुआ। इसकी स्प्रिंग ब्रेक खत्म हो गई थी, मगर अभी वो इससे ऊपर 2-3 दिन की छुट्टी कर सकती थी। पजल बॉक्स और चंद जरूरी चीजें लेकर जब वो बाहर आई तो आयशा के कामों में इतना वक्त ही नहीं मिला कि इस्तकलाल स्ट्रीट जा सकते। वो दोपहर तक ही वापस आ गए। अपना पजल बॉक्स ने एहतियात से अलमारी में कपड़ों के नीचे रखा। अब इसने जल्द इसे खोलना था। रात वो आयशा और बहारे के सोने के बाद पजल बॉक्स निकालकर दबे कदमों में चलती बाहर आई। इसका रुख किचन की तरफ था। काउंटर से टेक लगाकर खड़े इसने कोड बार की स्लाइड ऊपर नीचे करना शुरू की। पहले इसने आयशा लिखा, मगर बॉक्स जामिद रहा। इसे यही तवक्का थी। यकीनन बॉक्स लेते ही खरीदार ने पासवर्ड बदल दिया होगा, मगर इसने यंगिन लिखा, जो आपको तुर्की में कहते हैं बॉक्स जूं का तू रहा। इसे यही उम्मीद थी। अब इसे वो करना था जिसकी तरफ हेराक्लिटस का कॉल इशारा करता था, आग, अस्थि वाली आग। इसने माचिस उठाई और तीली सुलगाकर बॉक्स से करीब लाई, मगर आंच लकड़ी को स्याह करने लगी और शोला तीली को खाकर इसकी उंगली तक पहुंचने लगा तो इसने झुंझलाकर तीली फेंकी। चंद लम्हे वो कुछ सोचती रही, फिर बॉक्स लिए बाहर आ गई। लॉन्ग रूम का आतिशदान सर्द पड़ा था। इसने नॉब फेंककर आग लगाई तो मसनूई लकड़ियों वाला हीटर जल उठा। वो बॉक्स को दोनों हाथों में पकड़े इस जगह के करीब लाई जहां से दहकते अंगारे थे, शोले ना थे। हीटर की तपिश इसकी उंगलियों को छूने लगी। वो जब्त करके बॉक्स पकड़े बैठी रही। बार बार निगाहों के सामने वो तकलीफ दे रात उबरती अलाव खोलता माया दहकती सलाखें। इसने सर झटक कर तवज्जो पजल बॉक्स की तरफ मरकूज की। इसने इसे जरा तिरछा पकड़ रखा था, यूं कि इसके दो इतराफ अंगारों के सामने थे। जो तरफ ज्यादा
सामने थी उस पर हरूफ उभरने शुरू हो गए, हुर्फ बल्कि अल्फाज और फिक्रे। इसने हैरत से बॉक्स की इस साइड को देखा जिसका रंग तपिश के साथ स्याह हो रहा था और ऊपर सुनहरी हरूफ उभर रहे थे। वो शायद लाशऊरी तौर पर किसी 6 हुर्फी लफ्ज की तवक्का कर रही थी, मगर यहाँ तो हया ने बॉक्स आग से हटाकर देखा। इस पे लिखे 2 फिक्रे वाजे हुए। वो कोई नज़मिया शेर था। मार्क्ड ऑन होमर्स डाउट, a stick with twin frauds। होमर के शुबहात में निशान ज़दा एक छुरी जिसकी 2 नोकें होती हैं। वो अभी इन अल्फाज पर ठीक से उलझ भी ना सकी थी कि इसकी निगाह उस स्याह होती तरफ मुत्तसल तरफ पे पड़ी जो जरा इसी तपिश में इस जगह को मिली थी। इसने वहां चंद अधूरे हरूफ जाहिर किया। हया ने वो तरफ आग के सामने की। अधूरे अल्फाज मुकम्मल होकर एक शेर में ढल गए। Round the immortality crucified and the freedom petrified। मसलूब ज़दा ज़मर्द और ठहरी हुई आज़ादी के गिर्द। किसी एहसास के तहत इसने तीसरी मुत्तसल दीवार को आंच दिखाई। बॉक्स की तीसरी तरफ भी किसी जादुई असर की तरह स्याह पड़ने लगी और ऊपर जैसे कोई और अनदेखा कलम सुनहरी रोशनी से लिखने लगा। Snap their blooded pine, split their some tears divine। उधर खून में डूबा सनोवर चटकता था और आफाकी आंसू बिखरते थे। अब कोट बार से मुत्तसिल 2 दीवारें और तीसरी जो कोट बार के बिल्कुल मुतवाज़ी थी हरूफ से भरी जा चुकी थी। बाकी ऊपर ढक्कन की सतह पर हेराक्लीतस का कॉल लिखा था रह गई थी, या फिर निचली तरफ। इसने दोनों को आंच दिखाई मगर कुछ ना हुआ। अब सिर्फ कोट बार वाली तरफ बची थी। हया ने एहतियात से इसको अंगारों के करीब किया। जैसे तैसे तपिश लकड़ी को छूती गई। कोट बार के 6 चौखटों के ऊपर एक शेर उभरता आया। A love lost in symbolic smell, under which the lines dwell। अलामती खुशबू में एक प्यार खो गया जिसके नीचे लकीरें रहती हैं। पजल बॉक्स का आखिरी शेर 8 मिसरों की नज़म मुकम्मल हो गई। अब यह नज़म किस तरफ इशारा कर रही थी ये इसको अभी सोचना था। पहली बार इसे बुरी तरह से मुतसन की कमी महसूस हुई थी। नेक्स्ट पार्ट। बहारें फूल चुनने के लिए गई थी और अब नीचे दरख्तों में इधर उधर भागती फिर रही थी। नेकलेस का गम अब तक इसे भूल भाल चुका था। वो आयशा के साथ एक दरख्त तले चटाई पे बैठी इसकी हिदायत के मुताबिक हाथ में पकड़े लकड़ी के टुकड़े को तराश रही थी। दोपहर की नरम सी धूप में सनोबर के दरख्तों से छिन छिन कर इन पे गिर रही थी। एक पजल बॉक्स बनाने के लिए 507 लकड़ी के छोटे बड़े टुकड़े दरकार होते हैं। खासा मेहनत तलब काम है। आयशा ने अनातोलिया के एक गांव में किसी मोहम्मद चीनी कारीगर से ये फन सीखा था। तुम्हें वाउचर्स मंगवाने की जरूरत नहीं थी। अब्दुर्रहमान की तो कीमती तोहफे देने की आदत है। यूं ही बहारे की आदतें बिगड़ जाएंगी। इसकी बात पर हया ने सर उठाया। इसने ढीली चोटी बांधकर आगे को डाल रखी थी और चन्नटें चेहरे के अतराफ में झूल रही थी। मैं तो अपनी तरफ से देना चाहती थी मगर इसने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। अब ले ही आया है तो वापस क्या करना। वो सर झुकाकर रिंदा लकड़ी के टुकड़े पे आगे पीछे रगड़ने लगी। लकड़ी के बारीक रोल शुदा चिप्स से नीचे गिर रहे थे। और वहां बहारे ने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा था। इसे लगा इसने तुमसे उस दिन बहुत बदतमीजी कर दी थी। अच्छा, क्या खरीदा? वो मध्यम मुस्कुराहट के साथ पूछने लगी। एक रेशमी स्कार्फ। मगर मैं तो सर पे स्कार्फ नहीं लेती। बेख्तियार इसके लबों से निकला। फिर पछताई। किसी के तोहफे के लिए ऐसे तो नहीं कहना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम गर्दन में ले लेना। हाँ, ये ठीक है। वो मुस्कुराकर दोबारा रिंदा लकड़ी पे रगड़ने लगी। तुम्हें पता है आयशा, जब मैं छोटी थी ना, 10-11 साल की, तब मुझे स्कार्फ पहनने का बहुत शौक था। मेरे अब्बा और ताया फुरकान दोनों मुझे अक्सर सर ढांपने को कहा करते थे। इन्हें ऐसे बहुत अच्छा लगता था। मेरी अम्मा भी चाहती थी कि मैं सर ढका करूं ताकि मेरे चेहरे पे नूर आ जाए और मैं अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाऊं। उन्होंने मुझे कुरान हिफ्ज करने के लिए एक इस्लामी स्कूल में भी दाखिल कराया, मगर मैं वहां तीसरे रोज ही भाग गई। तब मेरा स्कार्फ पहनने को बहुत दिल चाहता था, तो क्यों नहीं पहना।
जवाबन हया ने धीरे से शाने उचकाए। मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई कि मेरा फेस कट ऐसा है कि मैं स्कार्फ में अच्छी नहीं लगूंगी। वो कहकर सर झुकाए काम करने लगी। आयशा इसी तरह हाथ रोके इसको देख रही थी। किसको? हाँ, इसने नासमझी में सर उठाकर आयशा को देखा। तुम किसको स्कार्फ में अच्छी नहीं लगोगी? लोगों को और कैमरे को, मसलन तस्वीरों में, और खुद को, और अल्लाह ताला को। आयशा धीरे से मुस्कुराई। उसकी सब आंखें नरम धूप में सुनहरी लग रही थी। हो सकता है तुम अल्लाह ताला को स्कार्फ में बहुत अच्छी लगती हो। वो एकदम बिल्कुल सुन हुई आयशा को देखती गई। तुमने एक दफा मुझसे पूछा था हया कि मैं हर वक्त स्कार्फ क्यों नहीं पहनती। आयशा सर झटक के सर झुकाए लकड़ी के टुकड़ों का किनारा तराशते हुए कह रही थी। मैं तुम्हें बताऊं, मेरा दिल करता है कि मैं वो खूबसूरत मलबूसात पहनूं जो बयो कदा में इस्तांबुल या इटली और स्पेन की लड़कियां पहनकर आती हैं, बिल्कुल जैसे मॉडल्स पहनती हैं। और जब वो ऊंची हील के साथ रैंप पर चलती आ रही होती हैं तो एक दुनिया इनको मशहूर होकर देख रही होती है। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी ऐसे स्मार्ट और ट्रेंडी डिजाइन लिबास पहनकर जब सड़क पर चलूं तो लोग मशहूर और मुतासिर होकर मुझे देखें। लेकिन वो सांस लेने को रुकी। हया बिना पलक झपके सांस रोके इसे देख रही थी। लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है कि ये ख्याल कि एक दिन मैं मर जाऊंगी, जैसे तुम्हारी दोस्त मर गई, और मैं इस मिट्टी में चली जाऊंगी जिसके ऊपर मैं चलती हूँ। फिर एक दिन सूरज मगरिब से निकलेगा और जमीन का जानवर जमीन से निकलकर लोगों से बातें करेगा और लाल आंधी हर सू चलेगी। उस दिन मुझे भी सबके साथ उठाया जाएगा। और तुमने कभी ओलंपिक्स के वो स्टेडियम्स देखे हैं जिसमें बड़ी बड़ी स्क्रीन नस्ब होती हैं? मैं खुद को एक ऐसे ही स्टेडियम में देखती हूँ। मैदान के ऐन वस्त में खड़े स्क्रीन पर मेरा चेहरा होता है और पूरा मैदान लोगों से भरा होता है। सब मुझे ही देख रहे होते हैं और मैं अकेली वहां खड़ी होती हूँ। मैं सोचती हूँ यार, अगर उस समय मेरे रब ने मुझसे पूछा कि अनातोलिया की आयशा गुल, अब बताओ तुमने क्या किया? ये बाल, ये चेहरा, ये जिस्म, ये सब तो मैंने तुम्हें दिया था। ये ना तुमने मुझसे मांग कर हासिल किया था और ना ही इसकी कीमत अदा की थी। ये तो मेरी अमानत थी। फिर तुमने इसे मेरी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तुमने इससे वो काम क्यों किए जिनको मैं नापसंद करता हूँ? तुमने उन औरतों का रास्ता क्यों चुन लिया जिनसे मैं नाराज था? मैंने इन सवालों के बहुत जवाब सोचे, मगर मुझे कोई जवाब मुतमईन नहीं मिला। रोज सुबह स्कार्फ लेने से पहले मेरी आंखों के सामने उन तमाम हसीन औरतों के दिलकश सरापे गर्दिश करते हैं जो टीवी पे मैंने कभी देखी होती हैं, और मेरा दिल करता है कि मैं भी इनका रास्ता चुनूं, मगर फिर मुझे वो आखिरी अदालत याद आ जाती है। तब मैं सोचती हूँ कि उस दिन मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मैं तराजू के एक पलड़े में वो सरापा डालती हूँ जिसमें मैं खुद को अच्छी लगती हूँ और दूसरे में वो जिसमें मैं अल्लाह ताला को अच्छी लगती हूँ। मेरी पसंद का पलड़ा कभी नहीं झुकता, अल्लाह ताला की पसंद का पलड़ा कभी नहीं उठता। मैं ये इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं अल्लाह ताला को ऐसे अच्छी लगती हूँ। वो अब छुरे की नोक से लकड़ी के किनारे में खम डाल रही थी। लड़कियां समंदर की रेत की मानिंद होती हैं अया पड़ी रेत। अगर साहिल पे हो तो कदमों तले रोंदी जाती हैं, अगर समंदर की तह में हो तो कीचड़ बन जाती हैं। लेकिन इसी रेत का वो जरा जो खुद को एक मजबूत सीम में ढक ले वो मोती बन जाती है। जोहरी इस एक मोती के लिए कितने ही सीप चुनता है और फिर इस मोती को मखमली डब्बों में बंद करके महफूज तिजोरियों में रख देता है। दुनिया का कोई जौहरी अपनी दुकान के शोकेस में असली ज्वेलरी नहीं रखता, मगर रेत के जर्रे के लिए मोती बनना आसान नहीं होता और डूबे बगैर सीप को कभी नहीं पा लेता। हया अब इसे नहीं देख रही थी। वो सर झुकाए रेगमाल लकड़ी के टुकड़े पर रगड़ रही थी। लकड़ी घुंघरियाली पत्रियां उत्तम के नीचे गिर रही थी। इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही चटक रहा था। क्या? वो समझ नहीं पाती थी और कभी कभी इसे लगता था वो कभी नहीं समझ सकेगी। कुबरा बहलूल के घर और इनके खेत में काम करते, अदा चाय के पत्ते चुनते, इनकी मुर्गाबियों को दाना डालते और अब इनसे छोटे छोटे बज़ाहिर बेज़रर से सवाल कसरत से पूछने लगी थी। वो आयशा के बताए गए दो कुबरा बहलूल के दो से जमा करते दिखाती जवाब
4 के बजाय 400 निकलता। अब इसे फिर से अब्दुर्रहमान पाशा के फोन का इंतजार था, कब वो फोन करे और वो अपने पत्ते फेंके। खेल पाशा ने शुरू किया, इसे खत्म अब वो करेगी। चंद ही रोज में इसे यह मौका मिल गया। फोन की घंटी बजी तो इसने कार्डलेस उठाया और ऊपर स्टडी में आ गई। हेलो, इसने बज़ाहिर सादगी से कहा। दूसरी जानिब चंद लम्हों की खामोशी छाई रही, फिर इसकी भारी खुरदरी सी आवाज सुनाई दी। हया बीबी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कर रही थी? वो मोहताज लहजे में पूछ रहा था, जैसे इसका फोन उठाने का मकसद ना समझा। मैं कहानी लिख रही थी, कहीं तो सुना। अब की बार वो दूसरी जानिब मुतज़ब्ज़ो खामोशी छाई रही, फिर वो गहरी सांस लेकर बोला, जी सुना दीजिए। 3 साल की पहले की बात है। इंडिया का एक आम सा स्मगलर अपनी माँ और भाई के साथ बेवकदा आता है। इसका भाई अदा में एक बहुत कामयाब होटल चला रहा होता है। नवारिद भाई इसके साथ होटल के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है। बज़ाहिर से अपने भाई का बहुत ख्याल होता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो होटल पे कब्जा करने लगता है। वो अपने भाई के ताल्लुकात इस्तेमाल करके अपने ताल्लुकात वसी करता है, माफिया के साथ रवाबित बढ़ाता है और इसकी एक आलमी दहशतगर्द तंजीम से रवाबित हैं। फिर आज से ठीक 2 साल पहले वो अपने भाई को कुछ यूं हरासा करता है कि वो एक रोज बेचारा भाई चुपचाप होटल छोड़कर चला जाता है। लोगों को ये बताया जाता है कि वो यूनान में है, मगर दर हकीकत कहाँ है ये इस बड़े भाई से बेहतर कोई नहीं जानता, और इसे बासपुश करने वाला कोई है भी नहीं, सवाए एक बूढ़ी औरत और 2 मासूम लड़कियों के। यूं वो आम स्मगलर इस्तांबुल के 1200 तरीन अफराद में शामिल हो जाता है। अब बताइए कैसी लगी कहानी? कहते हैं तो पब्लिशिंग के लिए दे दूं? इसने बहुत मासूमियत से पूछा था। मैं सारी बकवास से क्या मतलब लूं? यही के मेरे बारे में जरा एहतियात से काम लीजिएगा, वरना पैर के नीचे दबाओ तो चुंडी भी काट लेती है। बहुत आसान फरामोश लड़की हो तुम। तुम्हें भूल गया है कि उस रात तुम्हें इस बहरी जहाज से नीम मुर्दा हालत में कौन इधर लाया था? लम्हे भर को वो मुकम्मल चुप होकर रह गई। मैं परसों बेवकदा वापस आ रहा हूँ। तुमने जब इधर रहना है तुम रहो, मैं इधर नहीं आऊंगा और ना ही तुम्हारे रास्ते में आऊंगा, सो तुम भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। धमकी आमेज लहजा इस बात का गमास था कि इसने वही हाथ रखा है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। मैंने क्या करना है और क्या नहीं, इसका फैसला अभी नहीं किया मैंने, इसने महजूज से अंदाज में कहकर फोन रख दिया। मेजर अहमद का शुक्रिया, जिसने इसे एक दूसरे नहज पे सोचना सिखाया था। नेक्स्ट पार्ट।